अच्छा जी। अब लास्ट एप्लीकेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू रैंकिंग एक्सपर्ट्स ना। तो इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक मोटिवेशन आपको दे दूं कि आपके पास एक्सपर्ट्स को रैंक करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अब ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये बॉक्स प्लॉट है। किसी को पता है बॉक्स प्लॉट क्या होता है? नो सर। अच्छा, अब बॉक्स प्लॉट जैसे आपने बार चार्ट्स वगैरह या हिस्टोग्राम्स वगैरह देखे होंगे, तो हमारे पास बहुत से चार्ट्स में से ये एक चार्ट है, स्टैटिस्टिकल आपके पास एक चार्ट है। ये बॉक्स प्लॉट के कुछ इस तरह काम कर रहा होता है कि इसके अंदर 5 जो है वो मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। आपके पास जो है, ये जो ऊपर आपको बार नज़र आ रही है, ये मैक्सिमम है। ठीक है। इसको ये जो इसको विस्कर कहते हैं। ठीक है। तो ये जो विस्कर का एंड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जिस तरह आपके पास है ना कि आपने, आपके पास आपके क्लास के अंदर स्कोर्स है। ठीक है। किसी के आपके पास 55 स्कोर है, मार्क्स है, किसी के आपके पास 65 मार्क्स है, किसी के 72 मार्क्स हैं, किसी के 74 मार्क्स हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं, किसी के 85 मार्क्स हैं, किसी के 90 मार्क्स हैं। तो ये आपके पास मार्क्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ऊपर वाला विस्कर है, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है। अच्छा, और फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पे नीचे जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ये आपके पास जीरो के ऊपर एक इसी तरह का विस्कर एक डाउनवर्ड्स भी होता है। तो मतलब बॉक्स प्लॉट जो बनेगा वो इस तरह होगा कि एक ऊपर विस्कर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक नीचे जो है वो विस्कर होगा, वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर ये जो बॉक्स नज़र आ रहा होता है, इसके जो अपर एंड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है 75th परसेंटाइल को। 75th परसेंटाइल क्या होता है कि आपके पास 75% जो वैल्यूज हैं वो इस वैल्यू से छोटी हैं। ठीक है। और जो बॉक्स का नीचे वाला एंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आपके पास 25th परसेंटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इससे जो छोटी वैल्यूज है, मतलब इससे जो कम है, वो आपके पास 25% वैल्यूज हैं वो इससे कम है। ठीक है। और फिर ये जो बॉक्स के बीच में जो लाइन नजर आ रही होती है, ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मीडियन क्या होता है? आपका 50th परसेंटाइल होता है। 50th परसेंटाइल क्या होता है कि आधी वैल्यूज जो है वो इससे छोटी है, आधी वैल्यूज इससे बड़ी हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट इस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। हाँ, फिर इसके अंदर कुछ आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स वो होते हैं कि जो काइंड ऑफ होगा तो मैक्सिमम, लेकिन वो आपके पास नॉर्मल पैटर्न से हट के है। ठीक है। तो वो उनको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, उन्हें आप इस तरह सर्कल्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आउटलायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन ये क्योंकि नॉर्मल पैटर्न से हट के है, इस तरह से हम लोगों ने इसको आउटलायर के तौर पर ट्रीट कर दिया। मतलब जो एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज होंगी उनको हम लोग आउटलायर्स के तौर पर जो है वो ले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो ये पर्टिकुलर चार्ट है, ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपके पास कोई हाई एक्सपर्टीज वाला क्वेश्चन बंदा जो है वो फोरम पे कोई क्वेश्चन पूछता है। ये फोरम कौन सा है? जावा से रिलेटेड एक फोरम है, उसके ऊपर लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है। तो ये है कि जब कोई हाई एक्सपर्टीज मतलब कोई एक्सपर्ट को क्वेश्चन करता है, तो उससे कितना वेट करना पड़ता है। ठीक है। और जब कोई जो आपके पास कम एक्सपर्टीज वाला बंदा है, कोई नया बंदा जावा में काम शुरू कर रहा है, या कोई उसकी एक्सपर्टीज इतनी हाई नहीं है, वो जब कोई क्वेश्चन करता है तो उससे कितना वेट करना पड़ता है। तो आप देखें कि जो आपके पास लो एक्सपर्टीज वाले लोग हैं, उन्हें मैक्सिमम, अगर आउटलायर्स को छोड़ दें, तो मैक्सिमम अराउंड आपको 600 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ रहा है, 10 घंटे। मतलब जिस दिन क्वेश्चन किया उसी दिन उसका आंसर मिल गया। तो जो इसकी वजह क्या है कि जो लो एक्सपर्टीज वाले लोग हैं वो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर बहुत से लोगों को मिल आता होगा, कोई भी आंसर कर देगा, उन्हें अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर जो उनका आप कह ले लेटेंसी टाइम है, या उनका जो रिस्पांस टाइम है, जो उन्हें रिस्पांस मिलेगा लो एक्सपर्टीज वाले लोगों को, वो कम होगा। उन्हें जल्दी जो है वो अपने क्वेश्चन का जवाब जो है वो मिल जाता है। उसके मुकाबले में जब कोई हाई एक्सपर्टीज वाला बंदा कोई क्वेश्चन करता है, तो उसके अंदर 50% ऑफ द टाइम, मतलब in 50% of the cases he has to wait around like 10 hours, के कम से कम उससे 10 घंटे जो है वो वेट करना पड़ रहा है। ठीक है। और ये 10 आवर्स लो एक्सपर्टीज वाले के अंदर मैक्सिमम वैल्यू थी कि मैक्सिमम कितने बंदे को वेट करना पड़ा। उसके अंदर जो मीडियन था 50% जो था, वो आपके पास तकरीबन मे बी लेस देन 100 है, कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर 50% लोगों को जवाब मिल जाता है। यहाँ पे यह कि 50% लोगों को एटलीस्ट जो है वो 10 घंटे जो है वो वेट करना पड़ रहा है, 10 घंटे या उससे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। ये आपके पास 75th परसेंटाइल है।
दैट मीन्स कि आपके पास अराउंड लाइक 25% लोग ऐसे होंगे जिन्हें 3000 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो आपके पास जो है वो ये दिनों के अंदर जो है वो आपके पास बात चली जाती है। और मैक्सिमम एक बंदे को जो है आउटलायर्स को छोड़ के उसको जो है वो 8000 मिनट्स तक भी वेट करना पड़ा है। अब इसके अंदर वेट क्यों ज़्यादा करना पड़ता है कि आपके पास जो एक्सपर्ट है ऑफ कोर्स वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होगा। एक्सपर्ट है, छोटी मोटी चीज़ें उन्हें आती होंगी तो क्वेश्चंस भी उनके चैलेंजिंग होंगे, उसका आंसर ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता होगा, इस वजह से उन्हें वेट भी जो है उस हिसाब से ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये जो एक रिसर्च थी ये इसके अंदर ये था कि एक एक्सपर्ट्स को रैंक करना जो है वो भी आपके पास जो है वो एक ट्रिवियल टास्क नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि ये कोशिश की कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस और उससे हट के सिंपल स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज़ करते हुए एक्सपर्ट्स को रैंक किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च की। तो ये जो है वो एज ए सेट के जावा के फॉरम्स थे, इसके अंदर 87 सब फॉरम्स को जो है वो इस डाटा सेट के लिए यूज़ किया गया। उसके अंदर टोटल 1.4 मिलियन जो है वो मैसेजेस थे। उसके अंदर जो है वो आपके पास जो यूज़र्स थे जो मैसेजेस पोस्ट कर रहे थे अराउंड 200,000 यूज़र्स थे। और एचेस जो है वो आपके पास 800,000 एचेस थे। मतलब ऑन एवरेज आप देख लें कि अगर एक यूज़र जो है वो एक फोरम में सब फोरम में पार्टिसिपेट करे तो वो एक एच होगा ना। तो ऑन एवरेज कितने 4 क्वेश्चन जो है वो ऑन एवरेज हर यूज़र कर रहा है। इसमें से ऑफ कोर्स एवरेज है ये, बहुत से यूज़र्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होंगे, बहुत से यूज़र्स जो है वो बहुत कम क्वेश्चन जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है। एक्चुअली तो हमारे पास जो फोरम है उसके ऊपर तो कोई इस तरह का नेटवर्क है नहीं हमारे पास। तो हमारे पास फोरम पे जो है वो हमेशा थ्रेड्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। पहला थ्रेड हमारे पास क्या है कि लार्ज डाटा, बाइनरी सर्च और हैश टेबल। ये यूज़र 1 ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एक बड़ा डाटा है, तो हम लोग जो है वो इसके अंदर बाइनरी सर्च यूज़ करें या हैश टेबल यूज़ करें। तो उसको जो है वो यूज़र बी भी आंसर कर रहा है, यूज़र सी भी आंसर कर रहा है। ठीक है, फिर यूजर ए ने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बाइनरी फाइल विद आस्की डाटा, मोस्ट लाइकली बाइनरी फाइल है, उसके अंदर कुछ आस्की डाटा भी पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड उसने कोई क्वेश्चन किया है, तो उसको यूजर सी ने जो वो आंसर किया है। तो एक्चुअली जो है वो हमारे पास जो डाटा वो इस तरह का है कि हमारे पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो एक थ्रेड बन जाता है और उसके उस थ्रेड के अंदर यूजर बाकी यूजर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास उसके रिप्लाईज में आ जाते हैं। तो आपके ख्याल में इससे नेटवर्क कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस तरह के डाटा में से? सर के कौन कौन से यूजर ने आंसर दिए हैं तो उनका नेटवर्क बन सकता है क्वेश्चन के साथ। इसमें यूजर्स क्या होंगे और एजेस क्या होंगे होंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सर जो हमारा सेंट्रल नोड होगा वो हमारा जो इस यूजर ने क्वेश्चन किया है, इस केस में यूजर ए है और जिसने से आंसर दिए हैं वो दूसरे नोड बन जाएंगे, यूजर बी और सी दूसरे नोड होंगे और जो आंसर उन्होंने दिए वो एजेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो सकता है कि मे बी यूजर ए से यूजर बी की तरफ एच चला जाए, यूजर सी की तरफ एच चला जाए, कि जो आंसर दे रहा है उसकी तरफ हम लोग एच वो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और एनी अदर वन, एनी अदर आइडिया? बाईपार्टाइट नेटवर्क बन जाएगा ना इसका। इस तरह सर एक साइड पे हमारे पास थ्रेड्स हो जाएंगे और देन दूसरी टाइप के नोड्स में यूजर्स होंगे। ठीक है, तो इसके हम लोग जो है वैसे बाईपार्टाइट नेटवर्क भी बना सकते हैं, एक्सीलेंट, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एक साइड पे थ्रेड्स हो जाएंगे, एक साइड पे यूजर्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कि कौन से यूजर्स ने किन किन थ्रेड्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारे पास एक सैम्पल बाईपार्टाइट नेटवर्क है। बाईपार्टाइट नेटवर्क अमूमन डायरेक्टेड नहीं होता, लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो है हमारे पास एक डायरेक्टेड बाईपार्टाइट नेटवर्क है। इसके अंदर आपके पास एक साइड पे यूजर्स हो गए और एक साइड पे आपके पास थ्रेड्स हो गए। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यूजर 1 ने जो उसकी एच की डायरेक्शन है फ्रॉम यूजर ए टू थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, और इसकी वजह क्या है कि ये दोनों थ्रेड्स हैं वो यूजर ए ने इनिशिएट किए हैं। फिर थ्रेड 1 के अंदर यूजर बी ने भी आंसर किया, यूजर सी ने भी आंसर किया, और इसी तरह हमारे पास थ्रेड 2 के अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ यूजर सी ने जो आंसर किया। तो इस तरह एक बाईपार्टाइट नेटवर्क भी हम लोग इससे जो है वो बना सकते हैं। ये जो हमारे पास बाईपार्टाइट नेटवर्क होगा, इसके अंदर हम लोग इसकी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन हमारे पास ये बता रही होगी कि कितने हमारे पास जो है वो यूजर्स हैं, और
उन्होंने मतलब जो प्रोजेक्शन है वो ये बता रही होगी कि कौन सा यूजर जो है वो हमारे पास किसको आंसर कर रहा है, ठीक है, या एक कौन से यूजर जो है वो कॉमन थ्रेड्स में। जिस तरह अगर हम लोग इससे सिंपल एक अनवेटेड नेटवर्क बनाए, अनवेटेड प्रोजेक्शन करें, तो अनवेटेड प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा कि यूजर ए से एच जा रहा है यूजर बी की तरफ और यूजर सी की तरफ, ठीक है। तो ए से बी एंड ए से सी, क्यों? क्योंकि यूजर ए को जो है वो बी ने भी आंसर किया, यूजर ए को जो है वो सी ने भी आंसर किया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक डायरेक्टेड प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास बन सकती है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग वेट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जिस तरह यूजर बी ने जो है वो यूजर ए के सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर किया, तो ए बी का एच वेट जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। यूजर ए ने जो है वो यूजर बी के 2 क्वेश्चंस को जो है वो आंसर किया, तो यूजर ए से यूजर सी की तरफ जो है वो हमारे पास एच वेट जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग प्रोजेक्शन जो है वो हम लोग वेटेड प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। और वेटेड के अंदर जरूरी नहीं है ये एक मैकेनिज्म हो, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। जिस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि वेटेड बाय शेयर्ड क्रेडिट, ठीक है। शेयर्ड क्रेडिट का क्या मतलब है कि यूजर बी ने यूजर ए के जिस क्वेश्चन को आंसर किया है वहां पे एक्चुअली 2 लोगों ने आंसर किया था, एक यूजर बी ने आंसर किया था और एक यूजर सी ने आंसर किया था, ठीक है, थ्रेड 1 में। तो जो एज वेट है वो हाफ हो गया कि उसका हाफ क्रेडिट जो है वो बी को मिला, हाफ क्रेडिट जो है वो सी को मिला। लेकिन उसके मुकाबले में जो थ्रेड 2 था उसके अंदर सिर्फ जो है वो यूजर सी ने जो आंसर किया, तो उसके सारे का सारा क्रेडिट जो है वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो यूजर सी को जो है वो हमारे पास मिल गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ए बी का जो एज होगा वो 1/2 हो जाएगा और ए सी का जो एज है वो 1 + 1/2 या 3/2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है वो ये देखें कि अगर हमारे पास जो है वो एक यूज़र ने जो है वो कोई क्वेश्चन किया है और उसके क्वेश्चन को किसी ने आंसर किया है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि उसका क्वेश्चन इस काबिल था कि उसको आंसर किया गया। तो हम लोग एक काइंड ऑफ बैक फ्लो वेट लेके आ सकते हैं कि हमारे पास ए को जो है वो बी ने आंसर किया, इसी तरह हमारे पास सी से ए की तरफ भी जो है हमारे पास कोई एज जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा कि सी ने जो है वो ए को आंसर किया। ऐसे भी थ्रेड्स हो सकते हैं जिसे कोई भी आंसर ना करे, ठीक है, तो उसके ये भी रीजन हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन इनवैलिड था, या ये भी रीजन हो सकते हैं कि हमारे पास किसी के पास उसका जो वो आंसर नहीं था। तो दे आर लाइक डिफरेंट वेज के हम लोग जो प्रोजेक्शन करते हैं, इवन उस प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो हम लोग डायरेक्शंस लेके आ सकते हैं, वेट्स लेके आ सकते हैं। वेट्स लेके आए तो उसके हमारे पास बहुत सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो हो सकती हैं। अच्छा जी सर लास्ट स्लाइड में मेरा एक क्वेश्चन है सर। अब यूजर ने एक थ्रेड इनिशिएट किया, एक क्वेश्चन पूछे, तो ये तो एक n नंबर ऑफ यूजर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी आंसर कर सकता है। तो इस केस में सर हमारे पास जो एरोज है वो सी से ए की तरफ नहीं जाएगा, इंस्टेड ऑफ ए से सी या ए से बी की तरफ, या उल्टा नहीं जाएंगे क्योंकि जिसने आंसर किया उसकी तरफ नहीं जाएंगे सर? ये हमारी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है ना। अब अगर हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एक यूजर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लोगों को आंसर कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या एक यूजर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा? सर ये तो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर जो यूज आस्किंग क्वेश्चन है तो वो बोलेगा कि मेरे कि जो आंसर देने वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आस्क करना है वो तो सिंपल सी एक चीज है ना। आप मतलब खामखा क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जिसकी कोई सेंस बनती है नहीं बनती, तो आपके सर मुझे जो वो आंसर मिल गया, आई गॉट इट। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको। तो इस सूरत में ये कि जो आंसर करना है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आंसर जो आप कर रहे होंगे डेफिनेटली आप जो है वो किसी चीज का आपको पता होगा तो आप आंसर कर रहे होंगे ना। अच्छा, यहाँ पे जो है ये एक काइंड ऑफ हमारे पास जो है वो आप कह लें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हमारे पास जो है वो एक प्लॉट है। ये इसके स्केल जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल्स के ऊपर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे ये है कि हमारे पास डिग्री क्या है ना। ये हमारे पास डिग्री 1 है, डिग्री 10 है, डिग्री 100 है, डिग्री 1000 है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि डिग्री 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिग्री 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिग्री 100 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द, और इसके अंदर जो ब्लू हमारे पास डॉट्स हैं
वो हमारे पास जो है वो ये है कि कितने लोगों को आंसर्स मिले, ठीक है। और जो रेड है वो ये है कि नंबर ऑफ पीपल वन रिप्लाई टू, कि कितने जो है वो उसने आंसर्स किए, मतलब जवाब दिए। तो इसके अंदर ये है कि कितने उससे आंसर्स रिसीव हुए, और एक ये है कि उसने कितने लोगों को आंसर किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो अगर हम लोग लेट से ये जो है ये हमारे पास 2 बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट 2 बन रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन गेट 2 आंसर्स। तो हमारे पास जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 1 बन रही है, मतलब 0.5 0.6 बन रही है कि देयर इज लाइक 60% चांस के एक बंदा कोई क्वेश्चन करता है तो उसे 2 लोग जो है वो आंसर करेंगे, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक बंदा जो है वो 2 लोगों को आंसर करेगा, तो वो हमारे पास कम है, वो हमारे पास 0.2 0.3 जो है वो हमारे पास बन रही है। तो हम लोग जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास कम हो जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारे पास डिग्री को ज़्यादा करते जाए, जिस तरह ये वाला जो पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि तकरीबन जो है वो कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमारे पास लेट से 160 170, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे 160 170 के करीब हमारे पास बन रहा होगा। तो कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको 170 जो है वो आंसर्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 10 टू द पावर -4। तो तकरीबन 10,000 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको जो है वो ये 170 या उससे ज़्यादा जो है वो रिप्लाईज जो है वो मिले होंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो एक बंदे ने कितने आंसर्स किए, इसकी ये जो पॉइंट बन रहा है ये तकरीबन आपके पास 2000 से 3000 के बीच में बन रहा है। लेट्स से 2200 2300 अगर ये बन रहा है, तो कितने लोग हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन आंसर्स टू 2200 क्वेश्चंस ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो तकरीबन 1 in 10,000 से भी जो है वो कम बनती है, ठीक है। तो 10,000 में से एक बंदा होगा जिसने जो है वो 2-3 हज़ार क्वेश्चंस का जो है वो आंसर किया होगा। तो ये हमारे पास प्लॉट्स हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे, ये लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर जो है वो कभी बात करेंगे। लेकिन ये आपको इन जनरल जो ऐसे आइडिया ये मिल रहा है कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को जो है वो आंसर मिल जाता है, एटलीस्ट एक का आंसर मिल जाता है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमारे पास जो है वो हंड्रेड्स में आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि ऑलमोस्ट हर पार्टिसिपेंट जो है वो एक ना एक आंसर कर देता है। बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे पास थाउजेंड्स में आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो है वो काइंड ऑफ इस तरह की हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो इससे पता लग जाती है। इसको जो है वो जो ये नेटवर्क बना, इसको कंपेयर किया गया जो वेब का बोटाई नेटवर्क है उसके साथ। ये अगर आप रिकॉल करें तो ये जो बोटाई वेब की जो बोटाई है, ये हम लोगों ने जो 2000 का वेब का क्रॉल था उसके अंदर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आया था। उसके अंदर हमारे पास कोर है, इन है, आउट है, और फिर हमारे पास सेंट्रल स्ट्रीम्स और डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो जो जावा फोरम के अंदर इन्होंने एक बोटाई देखी, वो बड़ी एक अनइवन सी बोटाई थी। बाय द वे ये इसी तरह की बोटाई हमें जो वेब का जो नया क्रॉल था, जो 2012 का क्रॉल था, उसके अंदर भी हमें मोर और लेस इस तरह की अनइवन बोटाई जो है वो मिल रही थी। तो इसके अंदर हाँ, उसके अंदर ये था कि लार्जेस्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट सबसे बड़ा था। यहाँ पे लार्जेस्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे पास वेब में होता है। तो एक तो ये इसकी कोर बहुत छोटी है, इन वाला कंपोनेंट बड़ा है, आउट वाला कंपोनेंट हमारे पास छोटा है, और बाकी भी हमारे पास जो है वो इतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो ट्यूब सेंट्रल्स वगैरह जो है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसका कोर छोटा होने का, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कोर छोटा होने का क्या मतलब है? सर इसका कोर ये डिफाइन करता है हमारे पास कि कितने क्वेश्चंस आंसर किए गए थे, मतलब कनेक्टेड हो गए थे वो। तो कम ऐसे आंसर्स थे जो आंसर किए गए थे। ऐसे लोग शायद कम हैं जो कि क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं। यस, दिस कुड बी लाइक वेरी गुड पॉइंट कि कोर में हमारे पास कौन से होंगे, ये लार्जेस्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ना। तो इसके अंदर ये है कि जो भी बंदा कोई क्वेश्चन कर रहा है या आंसर कर रहा है, वो ये 12% लोग इस तरह के हैं कि आप किसी भी पाथ के थ्रू एक से दूसरे तक पहुंच सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ ये हमारे पास वेल कनेक्टेड हमारे पास जो है वो कंपोनेंट है, और इसके अंदर आप कहीं से भी शुरू करें, किसी भी यूज़र से शुरू करें, आप किसी भी दूसरे यूज़र तक जो है वो पहुंच सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा हमारे पास इसकी कोर जो है वो बहुत छोटी है। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो लोग इस तरह के हैं कि जो हमारे पास जो है वो वहाँ से आप कोर तक जा रहे हैं, दैट मीन्स इससे आउटवर्ड एजेस हैं टुवर्ड्स कोर। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़्यादा जो है यहाँ पे वो लोग होंगे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे कि यहाँ से आप कोर तक पहुँच रहे हैं। और ये आउट में आई गेस ज़्यादातर वो लोग होंगे कि जो आंसर्स तो शायद ज़्यादा कर रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास काम कर रहे होंगे। ये मेरे अपने हाइपोथेसिस हैं, लेकिन अपेरेंटली जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो हम लोग इससे इस तरह की चीज़ जो है वो लग रही है। इसे वेरीफाई ऑफ कोर्स किया जा सकता है। अच्छा, ये उसका एक फ्रेगमेंट है उस नेटवर्क का। यहाँ पे आपके पास जो है वो कलर जो है वो बिटवीननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नोड का साइज जो है वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो काइंड ऑफ चीज़ है ये आपके पास 4 बन रही है। लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो है आपके पास सेंटर में जो ये पार्ट बन रहा है ये आपके पास काइंड ऑफ 4 बन रही है, जिसके अंदर आप मोस्ट लाइकली हर नोड से दूसरी नोड तक पहुंच सकते हैं। ये आपके पास जो है वो इन या आउट वाले आपके पास जो है वो कंपोनेंट होंगे कि ये वो लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये कोई सुपर यूजर टाइप है जो इनको जो है वो आंसर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब इन्होंने क्या किया कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस के मेथड्स को यूज़ करते हुए इन्होंने कहा कि हम लोग रैंक करेंगे, और आइडिया इसके अंदर यही था कि इम्पॉर्टेंट यूजर्स को आइडेंटिफाई किया जाए ना। और ऑफ कोर्स पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो यही आती है कि पेज रैंक जो है वो हमारे पास एक्सपर्ट्स जो है वो हमें फाइंड करके दे देगा कि इम्पॉर्टेंट लोगों को इम्पॉर्टेंट लोग जो है वो आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मेन जो है वो आइडिया था इसके अंदर। लेकिन अब डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, और आप भी अगर रैंकिंग कर रहे हो तो इस चीज़ को आपने भी जहन में रखना है। आपने पेज रैंक के थ्रू या किसी भी सेंट्रलिटी मेजर के थ्रू आपने यूजर्स को रैंक कर दिया। अब आप कैसे जज करेंगे कि वो जो रैंकिंग्स आई हैं वो वैलिड हैं या नहीं, कि आपने जो सेंट्रलिटी मेजर या जो भी मेथड यूज़ किया उसने सही रैंकिंग्स प्रोड्यूस किए हैं या नहीं। अब उसके लिए आपके पास एक्चुअल रैंकिंग्स का होना ज़रूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्क। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि 135 जो है ना यूजर्स आइडेंटिफाई किए जिन्होंने 10 या उससे ज़्यादा पोस्ट जो है वो की हुई थी। ठीक है, मतलब जो एक्टिव यूजर्स थे। और फिर क्या किया कि ह्यूमंस ने उनको उनके उनके कंटेंट्स को देखते हुए, उनके क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को देखते हुए ह्यूमन ने उनको रेट किया कि ये हमारे पास एक्सपर्ट है या नहीं। तो 5 उन्होंने स्केल किए। एक ये था कि ये न्यूबी है, बिल्कुल नया नया लैंग्वेज सीख रहा है, और मैक्सिमम स्केल ये था कि टॉप जावा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो रैंक जो एक्सपर्टाइज है उसे 5 लेवल्स के अंदर जो है वो उन्होंने रैंक कर दिया। तो अब क्या किया, हर एक बंदा बैठा, उसने क्या किया कि हर एक यूजर को जो है ना वो रैंक किया। अच्छा, ये जो है ये लेवल 5 है, इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 3 है, इसका लेवल 3 है, इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 5 है। तो हर एक बंदे को जो है वो उसने रैंक किया। अब मसला ये है कि इस बंदे के 22 हो सकते हैं। इसने एक क्वेश्चन पढ़ा, इसे लगा कि ये एक्सपर्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये एक्सपर्ट जो है वो ना हो, मतलब इसके ख्याल में एक्सपर्ट हो लेकिन एक्चुअली एक्सपर्ट ना हो। तो जब भी ह्यूमंस की ये ह्यूमंस की रैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हमारे पास ह्यूमन की जो रैंकिंग होगी ये हमारे पास काइंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, ये हमारे पास अल्टीमेट रैंकिंग्स होंगी कि यार ये जो है ना ये रैंकिंग्स बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये ह्यूमन ने खुद जज करके दी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह की रैंकिंग जनरेट करेंगे सेंट्रलिटी मेजर के थ्रू। अब वो रैंकिंग्स और ये रैंकिंग्स अगर ओवरलैप करती हैं तो हम लोग कहेंगे कि जो सेंट्रलिटी मेजर से हमारे पास रैंकिंग्स आई हैं वो ठीक है। ठीक है, और अगर हमारे पास इनमें ओवरलैप नहीं है, ये कोरिलेट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेंट्रलिटी मेजर से रैंकिंग आई है वो हमारे पास ठीक नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक, जब इसको कहते हैं एनोटेशन, कि इस ह्यूमन ने हर एक यूजर को जो है वो रैंक किया, रेट किया कि हमारे पास एक्सपर्ट है या ये न्यूबी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास एरर हो सकता है, तो जब भी आपके पास एरर का चांस हो या ह्यूमंस एनोटेट कर रहे हो तो हमेशा जो है वो 2 लोग जो है वो हमारे पास एनोटेशंस करते हैं। आप कम से कम 2 लोगों से एनोटेशन करते हैं। तो जिन यूजर्स को इसने रैंक किया, एक एनोटेटर ने रैंक किया, उन्हीं यूजर्स को दूसरे ने भी रैंक किया। उसने कहा कि जी 4 है, 3 है, 2 है, 5 है,
3 है, 2 है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो इस पे भी रैंकिंग्स थी कि पहला यूजर जो है उसकी क्या रेटिंग है। अब हर यूजर के अगेंस्ट दो हमारे पास ह्यूमंस ने रैंकिंग्स कर ली। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर इन दो रैंकिंग्स के अंतर हमारे पास जो है वो ओवरलैप है या ये दो रैंकिंग्स को रिलेट कर रही हैं, तो इसका मतलब है इन ह्यूमंस ने जो है वो सही काम किया है, सही तरीके से रेट किया है, ठीक है। लेकिन अगर इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है, ये कोरिलेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि या तो हमारे पास जिन जिन यूजर्स को हम लोग रेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उन्हें इजीली रेट किया नहीं जा सकता, या फिर ये है कि इनमें से कोई एक बंदा जो है या ये दोनों जो है वो सीरियसली रेट नहीं कर रहे, तो फिर मे भी हमें एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़े रेटिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो ओवरलैप हम लोगों ने देखना है, ये हमारे पास दो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ज़्यादातर जो इसके अंदर यूज़ होता है, जब रैंकिंग्स को आपने जो है वो कोरिलेट करना होता है, ह्यूमन एनोटेटर्स को जब आपने कोरिलेट करना होता है, तो कैंडल स्टॉ होता है, कैंडल स्टॉ, ठीक है। उसको हम लोग इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, और टॉ की वैल्यू जितनी हाई होती है, इसका ये मतलब होता है कि इतनी हमारे पास जो है वो इन दोनों में एग्रीमेंट है, इन दोनों यूजर्स में एग्रीमेंट है, मतलब जो ह्यूमंस ने रेटिंग्स की हैं वो हमारे पास ठीक है। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन है। पियर्सन कोरिलेशन जो है वो हमें ये बता रही होती है कि दोनों रैंक्स जो है, ये दोनों जो रैंकिंग्स है, ये कितना कोरिलेट कर रही है। तो इनमें से कोई एक भी जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से भी गो फॉर पियर्सन कोरिलेशन। तो इन्होंने क्या किया कि इन दो रेटर्स ने, ह्यूमन एनोटेटर्स ने, इन्होंने 135 यूजर्स को जो है वो रेट किया, और फिर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इंटर रेटर एग्रीमेंट निकाला। तो इंटर रेटर एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास कैंडल स्टॉ जो है वो 0.74 आ रहा था, पियर्सन कोरिलेशन 0.83 आ रही थी। इन्होंने अब क्या किया कि उसके अंदर से अगर एक लेवल से ज़्यादा का डिफरेंस है, कि अगर एक बंदा कह रहा है कि ये रेटर 5 है, एक बंदा कह रहा है ये 4 है, तो अब ये एक लेवल का डिफरेंस है, इसको तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर रेटर्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास एक लेवल से ज़्यादा का आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको इन्होंने ऐसी यूजर्स को रैंकिंग में से निकाल दिया। तो सिर्फ वो यूजर्स कंसिडर किए जिसके अंदर इन दोनों का हाई एग्रीमेंट था, ठीक है। तो अब इससे दो रेटर्स के रैंकिंग्स लेने से हमारे पास क्या हुआ कि काइंड ऑफ हमारे पास एक परफेक्ट रैंकिंग्स आ गई, जिसके बारे में हम लोग श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसके अंदर हर यूजर का जो लेवल दिया हुआ है वो हमारे पास ठीक दिया हुआ है। तो ये तो वो था कि एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप था, अभी तक एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं, अभी तक हमारे पास सेंट्रलिटी मेजर्स जो है वो हमारे पास उन्हें अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। अब जब ये हमारे पास 135 या उससे कुछ कम यूजर्स की हमारे पास जो है वो एक रैंक लिस्ट आ गई, किसके अंदर टॉप पे ये है, सेकंड लेवल पे ये है, उससे अगले लेवल पे ये है। अब हम लोग यही इन यूजर्स की हम लोग अब रैंकिंग निकालेंगे यूजिंग सेंट्रलिटी मेजर्स, और फिर देखेंगे कि सेंट्रलिटी मेजर से जो रैंकिंग आई है वो हमारे पास इन रैंकिंग्स के साथ, ह्यूमन रैंकिंग्स के साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर वो मैच कर रही हैं तो वेल एंड गुड, हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है वो सेंट्रलिटी मेजर्स ने अच्छी रैंकिंग की है। अगर वो नहीं मैच ओवरलैप कर रही, मतलब कैंडल स्टॉ या पियर्सन कोरिलेशन उसकी कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो रैंकिंग्स जो है वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए, ऑटोमेटिकली रैंकिंग कर लिए। एक उन्होंने कहा कि सिंपल, आप ये देख लें कि एक बंदा कितने आंसर्स कर रहा है, वो जितने आंसर्स कर रहा है उतना उसका एक्सपर्टीज लेवल हाई है। एक ये कि स्टैटिस्टिकल मेजर है जेड स्कोर का, आप आंसर्स का जेड स्कोर निकाल लें, वो जेड स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उतने जो है वो उसकी एक्सपर्टीज हाई है। फिर ये तो नॉन नेटवर्क बेस्ड दो मेजर्स हैं पहले दो, फिर अगले जो 4 हैं वो हमारे पास जो है वो नेटवर्क बेस्ड है। उसके अंदर क्या किया, इन डिग्री देख लिया कि एक यूज़र की इन डिग्री की कितनी है, दैट मीन्स वो भी हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ नंबर ऑफ आंसर्स को एक किस्म से का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर हमारे पास जो है वो उसकी इन डिग्री का हमारे पास जेड स्कोर आ गया। फिर हमारे पास जो है वो पेज रैंक को यूज़ किया गया और हिट्स अथॉरिटी को यूज़ किया गया, हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स की जो अथॉरिटी स्कोर है उसको यूज़ किया गया। अब इसके अंदर अगर हम लोग इसमें से कोई भी हम लोग एक मेजर पकड़ लें, तो हम लोग जो है वो लेट्स से अगर कोरिलेशन देख लें रैंकिंग्स के बीच में, तो जो नॉन नेटवर्क बेस्ड हमारे पास मेजर्स हैं दे आर लाइक इक्वली गुड ना, उससे भी हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट्स की जो रैंकिंग्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इनके लिए जो एक काइंड ऑफ एक रिसर्च वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो आपके पास ये हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स के अंदर जो अथॉरिटी स्कोर्स हैं और जो पेज रैंक है, उसके अंदर आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मतलब दे वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इन्होंने देखा कि इस चीज़ को हम लोग इन्वेस्टिगेट करें कि यहाँ पे पेज रैंक जो है वो आपके पास क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, वो आपके पास जो है वो एक्सपर्ट्स को हाई क्यों नहीं रेट कर रहा। तो
इसके अंदर इन्होंने एक काइंड ऑफ एक सिमुलेटर बनाया, उसके अंदर इन्होंने यूजर जो है वो नोट्स बना ली और विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी इन्होंने उनके बीच में जो है वो एजेस बना दिए कि कौन सा यूजर किसको जो है वो कर रहा है, आंसर कर रहा है। इन्होंने दो मॉडल्स लिए, एक मॉडल जो है वो बेस्ट प्रेफर्ड लिया और एक मॉडल जो है वो जस्ट बेटर प्रेफर्ड लिया। इनकी प्रोबेबिलिटीज इन्होंने डिफाइन कर ली। अच्छा, अब ये बेस्ट प्रेफर्ड के अंदर क्या है कि जो भी यूजर आंसर कर रहा है उसको, मतलब यूजर 1 को भी जो है वो यूजर 5, 4, 3 सारे आंसर कर रहे हैं, यूजर 2 को भी एक्सपर्ट आंसर कर रहा है, यूजर 3 को भी एक्सपर्ट आंसर कर रहा है। मतलब हर हर बंदा जो है वो हर किसी को आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक्सपर्ट जो है वो खाली एक्सपर्ट्स को आंसर कर रहे हैं और आपके पास जो है वो जो कम एक्सपर्ट हैं वो कम एक्सपर्ट्स को या न्यूबीज को आंसर कर रहे हैं। इसके अंदर ये कि हर बंदा जिसके पास भी आंसर है वो दूसरे को जो है वो आंसर कर रहा है। दूसरा इन्होंने मॉडल बनाया, जैसे टेस्ट किया, वो जस्ट प्रेफर्ड था कि जस्ट बेटर जो है वो प्रेफर्ड था, जस्ट बेटर। जस्ट बेटर मॉडल के अंदर ये था कि 1 को जो है वो 5 वाला नहीं आंसर कर रहा, 1 को 1 वाले या 2 वाले आंसर कर रहे हैं, 2 को जो है उससे जो बेहतर है वो आंसर कर रहा है, 3 को उससे जो बेहतर है वो आंसर कर रहा है। मतलब 5 वाला जो है कभी भी 1 वाले को आंसर नहीं कर रहा, या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि 5 लेवल का एक्सपर्ट जो है वो लेवल 1 को जो है वो आंसर कर रहा। अब इन्होंने दो मॉडल्स बनाए, इसे सिमुलेट किया। सिमुलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी कि नेटवर्क डाटा तो आपके पास स्टैटिक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर आप पैरामीटर्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सिमुलेशन के अंदर ये है कि आप नेटवर्क को जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फिनोमेना उसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं। तो जब इन्होंने इन दोनों को स्टडी किया तो ये आपके पास उसकी रियलाइजेशन है। यहाँ पे आपके पास जो सर्कल का साइज है ये एक्सपर्टीज लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपर्टीज लेवल 1 है, ये एक्सपर्टीज लेवल 5 है। तो बेस्ट प्रेफर्ड के अंदर आप देखें कि आपके पास हर जगह पे एज जा रहे हैं, मतलब 5 वालों से 1 वालों की तरफ ही जा रहे हैं, 3 से 1, 5 से 2, 3 से 4, मतलब हर जगह पे एज जा रहे हैं, कहीं पे आपको एजेस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलती। और जस्ट बेटर के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो बीच का एरिया ये स्पार्स है। ये क्यों स्पार्स है? क्योंकि आपके पास जो एजेस हैं वो 1 से ज़्यादातर 2 वालों की तरफ एजेस हैं, 2 से ज़्यादातर 3 वालों की तरफ एजेस हैं, 3 से ज़्यादा 4 वालों की तरफ एजेस हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो एजेस जो है वो जस्ट बेटर की तरफ है। मतलब जो आप ये कह लें कि जो हाई एक्सपर्ट है वो आपके पास जो है वो सिर्फ अपने से जो कम एक्सपर्टीज वाले हैं उनको आंसर कर रहे हैं, इमीडिएटली कम एक्सपर्टीज वाले। ये नहीं कि 5 वाले जो है वो 1 वालों को आंसर नहीं कर रहे। इस केस में जो है वो 5 वाले 1 वालों को जो है वो आंसर कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने फिर क्या किया कि इस चीज़ के ऊपर दोबारा रैंकिंग्स की और फिर देखा कि आपके पास जो है वो कौन से एल्गोरिदम्स जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जो बेस्ट अवेलेबल था उसके अंदर पेज रैंक की, ये येलो वाला जो है ये पेज रैंक है, उसके अंदर पेज रैंक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी थी, ठीक है। मतलब आप कोई भी इसके अंदर जो है वो कोरिलेशन का मेजर ले लें, उसके अंदर पेज रैंक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी थी। उसके मुकाबले में जब इन्होंने जस्ट बेटर को मॉडल के ऊपर अपने रिजल्ट्स निकाले तो उसके अंदर पेज रैंक की परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बेटर होगी, बेहतर हो गई, ठीक है। इससे क्या हम लोगों ने डिड्यूस किया? इससे ये डिड्यूस किया कि जो हमारे पास जावा फोरम वाला जो है वहाँ पे हमारे पास बेस्ट अवेलेबल अप्रोच चल रही है। वहाँ पे जो नेटवर्क था वो इस तरह नहीं था कि हमारे पास जो है वहाँ पे एक बंदा जो है वो जस्ट अपने से इमीडिएट जो कम एक्सपर्ट है उसको आंसर कर रहा हो। वहाँ पे एक्चुअल जो हमारे पास नेटवर्क है वहाँ पे हर बंदा हर किसी को जो है वो आंसर कर रहा है, बेस्ट अवेलेबल जो है वो आपके पास मैकेनिज्म वहाँ पे फॉलो हो रहा है। और वहाँ पे जो है वो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा, जस्ट बेटर वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा। अगर ये जस्ट बेटर वाला मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता तो फिर हमारे पास जो ओरिजिनल रिजल्ट्स थे उसके अंदर हमें पेज रैंक के अच्छे रिजल्ट्स मिलते, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ पे पेज रैंक के अच्छे रिजल्ट्स जो वो नहीं मिल रहे। इससे हम लोग एक और चीज़ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पेज रैंक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मे बी जो वेबसाइट्स हैं वो भी हमारे पास जस्ट बेटर मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हैं। कि ये नहीं हो रहा कि बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत मतलब फजूल सी वेबसाइट्स को जो है वो लिंक कर रही हैं एंड अदर वे अराउंड, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग खैर बाद में भी जाके एक टॉपिक देखेंगे जिसके अंदर हम लोग एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस रिसर्च से हमें पता चला कि 2-3 चीज़ें टेक अवे मैसेजेस जो हैं वो ये कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर रैंकिंग मेथड या कोई भी रैंकिंग मेथड जो है या इवन हर केस में आपके पास सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो है वो आपके पास यूजफुल हो। अब यहाँ पे सिंपल जो आपके पास नंबर ऑफ आंसर्स था जी।
सर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है, मैं चलें लेफ्ट करूं ठीक है। फिर बाद में? जी जी, आप फिर बाद में काइंडली रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं अभी लेक्चर कुछ मिनट्स में जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी फॉर लाइक टेकिंग टू मच टाइम ना, लेकिन आई एम जस्ट फाइंडिंग इट अप। तो यहाँ पे टेक अवे मैसेजेस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोशल नेटवर्क एनालिसिस हर चीज़ का आपको सोल्यूशन देते। हो सकता है आपको अच्छे सोल्यूशंस मिल जाएं, हो सकता है ना मिलें। जिस तरह यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर जो है वो आपके पास ये जो है ये रेड वाला जो आपके पास बार है, ये रिप्रेजेंट कर रही है जेड स्कोर ऑफ नंबर ऑफ आंसर्स। इसके अंदर नेटवर्क सिरे से इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। और जो इन डिग्री है वो आपके पास बेहतर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू पेज रैंक एंड अथॉरिटी स्कोर्स। इसका मतलब एक सिंपल मेथड जो है वो आपके पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है एज कम्पेयर टू मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स। तो एक चीज़ तो ये है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस हर जगह पे आपको हेल्प करे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने रैंकिंग्स को कंपेयर करना है अपनी सेंट्रलिटी मेजर्स की बेस पे जो आपके पास रैंकिंग्स आई हैं उनको आपने जब कंपेयर करना है रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड के अंदर या जो रियल सिनेरियो के अंदर रैंकिंग्स हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप ह्यूमन से रैंकिंग्स करवा लें और फिर आप उन रैंकिंग्स को कंपेयर कर लें अपनी रैंकिंग्स के साथ जो सेंट्रलिटी मेजर्स के थ्रू रैंकिंग्स आ रही हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सेंट्रलिटी मेजर्स ने कितनी अच्छी रैंकिंग्स की हैं। जब आपने ह्यूमन से रैंकिंग्स करवानी है तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने ह्यूमन से कोई चीज़ लेबल करवानी है तो एक ह्यूमन उसको लेबल नहीं करेगा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में भी आप हमेशा इसी तरह करेंगे कि जब आपके पास एक बंदा जो वो लेबलिंग कर रहा होगा तो कभी भी आप एक बंदे से लेबल नहीं करवाएंगे डाटा को, एटलीस्ट 2 लोग लेबल करेंगे डाटा को। मतलब हर अगर आपके पास यूज़र है उसको एटलीस्ट 2 लोग जो है वो रेट कर रहे होंगे। फिर आपने देख लेना है कि जो ह्यूमन रेटर्स हैं, एनोटेटर्स हैं, उनकी आपस में कितना एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर उनका एक एग्रीमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी रैंकिंग्स को ट्रस्ट कर सकते हैं जो ह्यूमन से रैंक किया, फिर आप उसको जो है वो एल्गोरिथमिक रैंकिंग से जो है वो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ थे। फिर ये है कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप उसको डेप्थ में जाके देखें कि आपका जो हाइपोथेसिस था, जो रिसर्च क्वेश्चन था, अगर आपका एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, उसकी रीज़न क्या है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने उसको सिमुलेट करके देखा कि जो जावा फॉरम्स हैं वो बेस्ट अवेलेबल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और बेस्ट अवेलेबल जो मैकेनिज्म है वहाँ पे पेज रैंक जो है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा आपको। वहाँ पे आपके पास सिंपल जो सेंट्रलिटी मेजर्स है या स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। और जो आपके पास जहाँ पे पेज रैंक जो है वो आपके पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, वो कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे पेज रैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। क्लास इज ओवर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर टुडेज लेक्चर।